अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले ज़ाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो कतर पहुंच चुके हैं और कतर में लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं वो कि किस तरह से जो है वो इज़राइल को रोका जाए कि वो हमास के साथ या फ़लस्तीन के साथ ना लड़े। अब बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी मैंने तो कहा था कि मौलाना साहब गज़ा जा रहे हैं, तो मौलाना साहब तो कतर पहुँच गए। तो जी अब मुझे तो नहीं मालूम था ना कि गज़ा का बोल के मौलाना साहब कतर चले जाएँगे और एकदम से फ्लाइट चेंज कर देंगे या एकदम अपने प्लान में कोई चेंज ले आएँगे। मौलाना साहब की पार्टी की तरफ से तो यही कहा गया था कि जी मौलाना साहब गज़ा के लिए निकले हैं, उनके साथ कुछ सामान भी है और मौलाना साहब के जो ट्रैवलिंग है उसको सीक्रेट रखा गया। लेकिन ना तो हमें कुछ ऐसा लगा कि मौलाना साहब ने अपने जाने को सीक्रेट रखा, बल्कि ये कि फ़ौरन ही पता भी लग गया कि वो कतर पहुँच गए और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने धाएँ-धाएँ इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और साथ ही साथ स्टेटमेंट भी देनी शुरू कर दी है कि जी वो जो है फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ को जोड़ने की बातें की जा रही हैं, ओआईसी मीटिंग की बात की जा रही है और बहुत सा कुछ जो डिस्कस किया जा रहा है उसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि आखिर मौलाना साहब जो हैं वो क्या पैगाम लेकर, क्या मैसेज लेकर जो है वो पहुँचे हैं कतर। क्योंकि ज़ाहिर है अगर मदद की बात की जाए तो इस वक़्त तो हम खुद मदद लेने की पोज़ीशन में हैं, जो हमारी इकोनॉमी का हाल है और जो हमारा हाल है वो देखते हुए ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम किसी को कुछ दे सकें। हाँ, दुआएँ दे सकते हैं तो वो तो यहाँ से बैठे-बैठे भी दी जा सकती हैं। उसके लिए मौलाना साहब को कतर जाने की क्या ज़रूरत थी? तो अब देखते हैं कि आखिर में मौलाना साहब क्या करने के लिए गए हैं? कौन-सा सीक्रेट प्लान बताने के लिए गए हैं? कहीं पाव-पाव के बम नहीं ख़ैर छोड़िए मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है और हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये तो ख़ैर वक़्त ही बताएगा। लेकिन ख़ैर हम फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और हम आपको जो है वो ये भी बताते चलें कि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मौलाना फज़लुर रहमान को ही जोश चढ़ा और वो जाके गज़ा का कह के कतर उतर गए। मेरा ख़्याल है गज़ा भी पहुँच ही जाएँगे, लेकिन उनके साथ-साथ जमाते इस्लामी के अमीर जी हाँ सिराजुल हक साहब जो हैं उनका कहना भी ये है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते या अगर वो प्राइम मिनिस्टर हों, तो जी वो अभी तक गज़ा पहुँच गए होते, वहाँ जाकर इज़राइल के साथ लड़ रहे होते। तो मुझे ये कहना है कि जी मतलब सिराजुल हक साहब से कि सर इसके लिए आपको मौलाना साहब इसके लिए आपको हरगिज़ प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई शर्त नहीं है। कभी भी आप टिकट लीजिए और चले जाइए जाकर गज़ा में लड़ाई में हिस्सा लीजिए और जंग में हिस्सा लीजिए और बिल्कुल इज़राइल की ईंट से ईंट बजाकर वापस आइए और लेकिन ये कि जाइए तो सही ना, उसके लिए अब आप इंतज़ार करेंगे कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तब आप जाएँगे और वो तो बनना है नहीं आपने, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो है वो अभी तक तो हमने नहीं देखा कि जमात इस्लामी की कोई जो है वो की पार्टी से कोई जो है प्राइम मिनिस्टर बना हो। तो बेहतर ये है कि आप अगर सोच रहे हैं, अगर आपको इतना शौक हो रहा है, आपका इतना दिल कर रहा है और आप चाहते हैं कि आप जाकर गज़ा में जो है जंग में हिस्सा लें, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि जी पहली फुर्सत में अपना सामान पैक कीजिए और निकल लिए। और ना सिर्फ आप चले जाइए, अपने साथ-साथ आपके जैसे जितने लोग भी गज़ा में जाकर जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन सबको ले जाइए। इसलिए कि उन सबका भी उतना ही राइट है जितना आपका राइट है वहाँ पर गज़ा में पहुँचकर और जंग में हिस्सा लेने का। ख़ैर ये तो हुई ये बातें। अब हम आगे बढ़े और हम आपको ये बताएँ कि जी ये पासपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बांग्लादेश का है। और बांग्लादेश की ये बात समझ में आ चुकी है कि बांग्लादेश के पासपोर्ट पे उनके सिटिज़न्स जो हैं वो हर कंट्री में जा सकते हैं जिसमें इज़राइल भी शामिल है। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को भी थोड़ी-सी अक्ल कर लेनी चाहिए और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जो लिखा हुआ है कि जी आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं सिवाय इज़राइल के, तो अब वो हटा देना चाहिए ताकि कुछ लोग जो इज़राइल विज़िट करना चाहते हैं या जिन्हें इज़राइल पसंद है या कोई इज़राइल देखना चाहते हैं वो इज़राइल भी जा सकें। तो जब बांग्लादेश ने ये डिसीज़न ले लिया है और इससे साफ ज़ाहिर है कि वो इज़राइल को तस्लीम भी कर चुके हैं और उनके पासपोर्ट पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है
جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی انہوں نے اسرائیل جانے سے اپنے لوگوں کو روک رکھا ہے، تو بالکل پاکستان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی اپنے پاسپورٹ سے اسرائیل جا کے ٹریولنگ کے لیے جو منع کیا گیا ہے اس پہ روک لگانی چاہیے، بلکہ میرا مطلب ہے اس پیج کو چینج کر دینا چاہیے، وہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ اسرائیل ٹریول نہیں کر سکتے، اس کو اس لکھے ہوئے کو چینج کرنا چاہیے، اور پاکستان کے سٹیزنز بھی جب بھی چاہیں وہ اسرائیل ٹریول کر سکیں، یہ پرمیشن یہاں کے لوگوں کو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے۔ بات ہم کریں گے دیوالی کی۔ جی ہاں، 12 کو دیوالی آ رہی ہے، اسے میں نے لائٹس لگا لی، میرے بس ابھی ارادہ ہے کہ میں اور لائٹس لے کر آؤں گی، مجھے تھوڑی کم لگ رہی ہیں یا پتہ نہیں، اگر آپ لوگوں کو ٹھیک لگ رہی ہے تو بتا دیے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کچھ کم ہے تو میں اور لے آؤں گی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ابھی 2-3 دن ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ جی گورنمنٹ نے، یعنی کہ سندھ گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی دیوالی کے موقع پر چھٹی دی جائے گی۔ جی ہاں، جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو سندھ میں 12 تاریخ کو 12 نومبر کو ان کو چھٹی دی جائے گی، اور ان کی سیلریز بھی، اگر کوئی گورنمنٹ جاب میں ہے، یا ظاہر ہے پرائیویٹ جابس کی تو نہیں، لیکن اگر کوئی گورنمنٹ جاب میں بیچارہ لگ گیا اتفاق سے تو ان کو سیلری بھی جی جلدی مل جائے گی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ ہم آفیشلی مان رہے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف سندھ میں تھوڑے سے ہندو کمیونٹی کے لوگ چھوڑ دیے، باقی پوری کنٹری میں کہیں کوئی ہندو جو ہے وہ ہے نہیں۔ میرا خیال ہے شاید یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی 12 نومبر کو جو ہے وہ پورے جتنے بھی پاکستان کے حصے ہیں سب میں، سارے پروونسز میں، پورے پاکستان میں چھٹی ہونی چاہیے تھی دیوالی کی، اس لیے کہ دیوالی صرف ہندو کمیونٹی نہیں مناتی، مسلم بھی مناتے ہیں، ہر ریلیجن کے لوگ مناتے ہیں، بڑا خوبصورت تہوار ہے، اور اس میں دیے بھی جلائے جاتے ہیں، لائٹنگ بھی کی جاتی ہے، اور بڑے اچھے کھانے بھی بنتے ہیں، لوگ ملتے جلتے بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کو چھٹی دینی چاہیے تھی، اور کم سے کم اتنی شرم ہی کر لیتے، کہتے کہ جی پوری کنٹری میں جہاں بھی ہندو کمیونٹی رہتی ہے ان سب کے لیے آپ ہالیڈے اناؤنس کرتے۔ مگر خیر اب صرف سندھ کا نام لیا گیا ہے، تو چلے اتنا تو مانے کہ سندھ میں تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ رہ گئے، شاید کلمہ پڑھنے سے بچ گئے، تو ان کے لیے کہہ دیا کہ جی چلو اس بار آپ لوگ جو ہے وہ ایک چھٹی منا لو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سیلریز بھی جو ہے وہ پہلے ہی مل جائیں گی، یعنی منتھ ختم ہونے سے پہلے 12 تک، 12 کو ہی یا 12 سے بھی پہلے شاید ان کو سیلریز جو ہے وہ دے دی جائیں گی۔ بہرحال دیوالی تو خیر ہم منائیں گے، اور بڑے اچھے سے منائیں گے، اور ہوپفلی ابھی تھوڑے سے دن ہے تو تیاری شیاری ہماری تو جی چل رہی ہیں، ابھی جو ہے ہم نے چراغ بھی لینے ہیں، اور ان کو جو ہے یعنی دیے اور چراغ، جو بھی لوگ کچھ لوگ دیے کہتے ہیں، کچھ چراغ کہتے ہیں، خیر میں دونوں کہہ دیتی ہوں، اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ میں نے پینٹ کرنا ہے، پھر اس میں نے تیل لا کے ڈالا ہے، تیل ویسے ہی اتنا مہنگا ہے، لیکن خیر میں اس میں تیل ڈالوں گی، اور ظاہر ہے کہ اس سے برکت ہی آئے گی، اور وہ تو خیر میں ہر سال کرتی ہوں، اور ابھی سے نہیں، جب میں اتنی سی تھی تب سے کرتی ہوں، اور میرے گھر میں میری مدر کیا جو ہے ہمیشہ چراغ جو ہے وہ جلایا کرتی تھی دیوالی پہ، یہ تو خیر میں نے آپ لوگوں کو بہت بار بتایا، تو سن سن کے آپ لوگوں کے کان پک گئے ہوں گے، تو بالکل لیکن بہرحال دیوالی کی باتیں ہم دیوالی کے دن کریں گے، لیکن ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنی نیوز کی طرف، اور ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ نیوز پہ۔ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی صدر عارف علوی، عارف علوی صاحب نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور دہشت گرد ملک کو قوم کے دشمن دہشت گردوں کو جو ہے حماد میں، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، حملوں پہ صدر عارف علوی کا رد عمل۔ جی ہاں، صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنا ریئیکشن دیا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جو ایک رٹی رٹائی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہی دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ عارف علوی صاحب نے تو، جو پریزیڈنٹ ہے ظاہر انہوں نے تو کہہ ہی دیا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر مذمت کرتے ہیں، اس کو ضرور جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جی اسلامی نظریاتی کونسل، جی ہاں اسلامی نظریاتی کونسل ایک ہے پاکستان میں، ان کے تمام اس میں بہت سارے علماء، یعنی جو کہ اسلامک اسکالر، اسلامی نظریاتی کونسل، تو جی اسلامی نظریاتی کونسل والوں کا کہنا ہے، یعنی اس میں جو علماء شریک ہوتے ہیں، یا جو اسلامی نظریاتی کونسل کے 7 علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جتنے بھی دنیا میں ٹیررزم ہوتی ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی طرح کی اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، تو ان لوگوں کو وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیں گے، اور یہ نکال چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے پہلے کی ہے، ابھی کرنے جا رہا ہے، یا پھر کرے گا، ٹھیک ہے،
प्रेजेंट, फ्यूचर और उसके साथ साथ पास्ट में अगर किसी ने कुछ किया है, इस किस्म की कोई एक्टिविटी की है, तो जी बिल्कुल उसको इस्लामिक नजरियाती काउंसिल वालों ने कहा है कि जी वो इस्लाम से बाहर है और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर चाहे वो मतलब कोई भी नारा लगा के कुछ भी बोल के मतलब कहीं जाके मतलब समझ जाइए ना, कुछ भी हो जाए उसको, लेकिन ये कि वो उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ये कहना है जी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वालों का। और मतलब ये तो मतलब अजीब ही बात हो गई, बल्ले-बल्ले हो गई, यानी कि अब इनकी मर्ज़ी होगी, ये कह देंगे कि नहीं जी उसका तो कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये नहीं बताया कि फिर उसका ताल्लुक कहाँ से होगा, ये नहीं बताया। जैसे ही वो हमें ये खबर देंगे और ये स्टेटमेंट आएगी, तो हम आपको बता देंगे। अभी शाम से तो हमारे यहाँ टीवी पे डिशुम, डिशुम, डिशुम यही चल रहा था कि जी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वालों ने ये कह दिया है कि जी कोई भी जो इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हुआ या फिर हो चुका, वो सब के सब जी इस्लाम से बाहर उन्होंने निकाल दिए हैं। अब बड़ी कन्फ्यूजन है जी यहाँ पे, बहुत ही सख्त कन्फ्यूजन है। इसलिए कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वालों ने इन सब लोगों को जो है वो बाहर निकाल दिया इस्लाम से। अब ये जितने भी जो हैं ये अपना फट-फुट के ऊपर या मार-मुर के लोगों को ऊपर पहुँचे हैं, वो खुद भी मतलब गए ना बेचारे, छोड़ा तो नहीं ना, इनको भी तो आपको मालूम है ना उड़ा दिया। तो फिर अब ऊपर पहुँचेंगे, ये डिमांड करेंगे हूरे दे दो, वो कहेंगे नहीं जी आपको तो इस्लाम से बाहर निकाल दिया था तो हूरे किस बात की। तो इसलिए बेचारे मतलब फ्री में ही गए। तो अब ये कि यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए, यानी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वालों ने यहाँ से तो बेचारे गए थे, लेकिन वहाँ जाके भी जो है ना उनका फ्यूचर डार्क कर दिया है। इसलिए कि जब वो ऊपर पहुँचेंगे और वो डिमांड करेंगे जी लाओ हमारे लिए जो है ना वो शहद की और दूध की नहरें लाओ, लाओ, लाओ जी हमारे लिए जो है वो हूरें लेकर आओ। तो वो कहेंगे जी हैं आप कौन? आपका तो यहाँ पे नाम ही रजिस्टर में नहीं है, आपको तो निकाल दिया उलमा ने बाहर। तो अब वो कहेंगे लो जी अब हम किधर जाएँ? तो अब ये जो है ना मतलब उनका यहाँ से तो आप जानते हैं फ्यूचर डार्क कर दिया गया है और वो है इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल वालों ने। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसका असर लोगों पे क्या पड़ता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब उन्हें बाहर निकाल देंगे इस्लाम से तो फिर वो कहाँ जाएँगे? मतलब कौन से रिलीजन में जाएँगे? कोई रिलीजन होगा, नहीं होगा? कौन लोग कहलाएँगे वो? इंसान कहलाएँगे कि नहीं कहलाएँगे? बाकी सारी डिटेल्स हमें जैसे ही मिलती हैं, हम आपको उसी समय बता देंगे। तो फ़िक्र ही मत कीजिए और अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, छोड़िए इन बातों को। ख़ैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये बता दें कि देखिए फिर नवाज़ शरीफ साहब आपको दिखाई दे रहे हैं और जी नवाज़ शरीफ साहब का कहना ये है तरक्की का सफर जहाँ रुका था वहीं से शुरू करेंगे। वाह, वाह, वाह! ये तो मुझे कोई शायरी लग रही है। नवाज़ शरीफ साहब का कहना है तरक्की का सफर जहाँ रुका था वहीं से शुरू करेंगे। मतलब कहाँ रुका था और कहाँ से शुरू करेंगे ये नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं बताया और ज़ाहिर है कि हमें भी पूछने का टाइम नहीं मिला। ये मेरा हो सकता है कुछ दिनों में खुद ही एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर होगा। आपको नज़र आ रहे हैं जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके वालिद आसिफ अली ज़रदारी। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। ये कहना है जी आसिफ अली जरदारी साहब का कि 8 फरवरी को सॉरी 8 फरवरी को जो सूरज निकलेगा वो जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी कामयाबी इलेक्शन में उनका मतलब है उनके फादर का मतलब है आसिफ अली जरदारी साहब का कि इलेक्शन में उनकी कामयाबी लेकर जो है वो सूरज निकलेगा। तो जी देखते हैं कि वो सूरज जो है वो कब निकलता है और किसकी कामयाबी लेके निकलता है। लेकिन एक बात है अगर किसी को पता करना है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है, किसको कितनी सीट्स मिलेंगी, कौन सी पार्टी आगे रहेगी, कौन सी पार्टी पीछे रहेगी, कौन सी कोalition की गवर्नमेंट बनेगी, प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है, बाकी मिनिस्टर कितने आ रहे हैं, कैबिनेट कितनी बड़ी होगी, उस कैबिनेट में मिनिस्टर्स कौन-कौन होगा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे तो क्या आप किसी स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा, सबको पता है इलेक्शन में क्या हो रहा है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और इन लोगों की बातों में तो बिल्कुल भी मत आइए। इसलिए कि हर कोई यही कह रहा है जी हम आने वाले हैं, हालाँकि जो आने वाला है उसको अच्छे से पता है कि वो आने वाला है, उसकी शेरवानी भी तैयार हो गई है। लेकिन ख़ैर बहरहाल इलेक्शन का नौटंकी तो पाकिस्तान में होती ही रहती है, तो चले एक बार फिर सही। आगे देखते हैं कि जी कौन आता है और कौन नहीं आता है, ये तो ख़ैर सभी को मालूम है। बात हम करें एक बार फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कहना है हम 8 फरवरी को साबित कर देंगे कि जिसको तीर का निशान देंगे वही जीतेगा।
जी हाँ, ये कहना है बिलावल साहब का, क्योंकि उनको इलेक्शन में जो है वो तीर मिला होता है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी को तीर का निशान होता है, तो उनका कहना है कि हम साबित कर देंगे कि जिसको तीर का निशान मिलेगा, यानी जिसको ये पार्टी खड़ी करेगी, यानी इनकी पार्टी जिसको खड़ा करेगी, मुझे पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, जिस किसी को इनकी पार्टी खड़ा करेगी इलेक्शन में वही जीतेगा, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। लेकिन यही कुछ जो है वो नवाज शरीफ साहब के लोग भी कह रहे हैं कि जी शेर पे निशान लगेगा। और इमरान खान वाले तो वैसे ही बैट बल्ला लेके, यार वो मुझसे तो ना ही याद कराए हम लोग, मुझे इतना बुरा हम लोग हारे हैं ना क्रिकेट में कि मेरा ख्याल है कि खान साहब तो अब ये सब कुछ नहीं सोच रहे होंगे। बात हम करेंगे फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें पता है वो जेल में है, ये हम जानते हैं, 2 दिन के रिमांड पे है। जी हाँ, लेकिन उनके लिए जो है अभी तक ये नहीं पता लगा कि उनको कब छोड़ेंगे। अब 2 दिन के रिमांड के बाद मजीद रिमांड ना मिल जाए, लेकिन वो जेल में करके आ रहे होंगे। मेरा ख्याल है वो या तो उनको मैथ्स पढ़ाई जा रही होगी, उसका रीजन ये है। 1,05,19,000 10,05,19,121 है। 10,05,00,000 1 करोड़ सॉरी 1,51,05,19,121। जी, मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब को यकीनन जेल में जो है वो मैथ्स पढ़ाई जा रही होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जी, उनको मेरा ख्याल है उनको आज़ादी चाहिए। बिल्कुल वो आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी लेकर रहेंगे, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। रहेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। बिल्कुल, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। ये मतलब फवाद चौधरी साहब किसी ज़माने में नारे लगाया करते थे। मुझे लगता है कि वाक़ई में उनको आज़ादी चाहिए, और हम भी दुआ करते हैं कि जल्दी उन्हें जेल से आज़ादी मिल जाए और वो वापस अपने घर पहुँच जाएँ खैरियत के साथ। वरना तो आपने देखा ही है कि किस किस्म की जो है वो बातें होती रहती हैं। खैर, मौसम जी ठंडा होने लगा है, बड़ा खूबसूरत मौसम होने लगा है, और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर वो इस ठंडे मौसम में सुबह जो कि बढ़ता जा रहा है, दिसंबर तक तो और सर्दी आ जाएगी। तो जी ऐसे ठंडे मौसम में उठकर अगर ऑफिस जाना पड़ जाए तो लोगों को क्या लगता है? मेरे ख्याल ये खान साहब ही बता सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूं, मैं जहाज लड़ने जा रहा होता हूं। जी हाँ, इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लगता था मैं जिहाद लड़ने जा रहा हूँ। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब इतनी ठंड में उठ के ऑफिस जाना पड़ता हो किसी को, तो यकीनन वो जिहाद लड़ने जा रहा होता होगा, ऑफिस नहीं जाते। खैर, बात एक बार फिर हम करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। जी हाँ, और बिलावल साहब का कहना ये है कि उनको बल्कि उम्मीद है, बल्कि उनको यकीन है। खैर, अभी तो वो बोल रहे हैं कि उनको उम्मीद है, लेकिन हमें लगता है उनको यकीन है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर पंजाब का नहीं होगा। यानी कि नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा है कि नवाज शरीफ साहब ज्यादा खुशफहमी में ना रहे। जी हाँ, दोनों तरफ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ जो है पीएमएलएन, दोनों के बीच में जो है वो लगता यही है कि जी झगड़ा चल रहा है। और काफी वो जो बीच में एका हो गया था और सब आपस में मिल बैठे थे, सब मिलकर इमरान खान साहब को अंदर करवा दिया था। और सबका ख्याल ये था कि जी अब जो है ना, अब गवर्नमेंट बन जाएगी और अब बड़ा मिल बांट के जो है वो गवर्नमेंट चलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शंस करीब आते आते तक दोनों पार्टीज के बीच में जो है एक टेंशन शुरू हो चुकी है, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी शुरू हो चुकी है। साथ साथ मरियम औरंगजेब, जी हाँ, मरियम औरंगजेब जो कि पीएमएलएन की मेंबर हैं, उनका कहना है अपने साथ होने वाले जुल्म जो है उन्हें भुलाकर नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, ताकि वो चौथी बार जो है 8 फरवरी को चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकें। जी पहले भी 3 बार बने थे नवाज शरीफ साहब, और तीनों बार हटाए गए थे, बल्कि गिराए गए थे। तो इसलिए मुझे बड़ी हैरत होती है कि बार बार नवाज शरीफ साहब वही सब कुछ करते हैं जिसमें पहले भी डसे जा चुके हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना क्या शौक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। लेकिन बहुत से लोग जी, ऐसे नहीं कि एक दो, कई लोगों से जब मेरी बात हुई पाकिस्तान में, उनका ये भी कहना है कि उनको ऐसा नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। और कहीं ना कहीं जाकर कोई दूसरा चेहरा जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ आ सकता है। लेकिन रहेगा पीएमएलएन का ही, ये भी मैं बता दूं, लोगों का कहना है कि पीएमएलएन से ही किसी को लाया जाएगा, लेकिन वो चेहरा हो सकता है नवाज शरीफ का ना हो। अब ये बात काफी अजीब सी भी है, और ये काफी ऐसे कहना चाहिए कि इस पे लोगों को परेशान भी हो जाना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा है
जो PMLN से ही आएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस कर देगा, ऐसा कौन हो सकता है? तो जी बहुत से लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, इसलिए कि जब उनको केयर टेकर गवर्नमेंट दी गई थी, या केयर टेकर नहीं सॉरी, जो इमरान खान साहब के बाद उनको 16 मंथ्स के लिए गवर्नमेंट दी गई थी, तो उस जमाने में उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा जूते साफ किए, इतने जूते साफ किए, इतने जूते साफ किए कि बस ना पूछे। तो लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कि जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दोबारा से जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो है उनको ले आया जाए। और लेकिन वो तो सही है, लेकिन इमरान खान कह रही हूँ, इमरान खान साहब तो जेल में। नवाज शरीफ साहब का क्या करेंगे, ये अभी तक नहीं पता लगा कि आखिर नवाज शरीफ साहब के क्या काम आए, किस काम में आएंगे नवाज शरीफ साहब, और कैसे उनको साइड पे किया जाएगा ये भी नहीं मालूम। लेकिन खैर बहुत से लोगों का ख्याल है, और लोगों का तो ख्याल होता है जी, लोग तो कहते ही रहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है सुनना और सुन के आपको बता देना, और उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल कुछ अजीब व गरीब सी सिचुएशन चल रही है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर है बहुत से लोगों का ये भी कहना था मेरे समय कि अगर इमरान खान साहब जेल में चले गए तो यकीनन एक बहुत पॉपुलर लीडर बन के निकलेंगे। तो अभी तक तो खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और लोगों का यही ख्याल है कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है कि जी उनको जेल में रखा हुआ है। लेकिन खैर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब अब बड़े मजे में। हाँ ये जरूर है कि अब उन्होंने अदालत से जो है वो रिक्वेस्ट की है कि वो हर हफ्ते यानी वीकली वो अपने बेटों से बात करना चाहते हैं। पता नहीं बेटी से बात क्यों नहीं करते, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वरना बात करनी है तो बिल्कुल कीजिए, तीनों बच्चों से कीजिए ना, आपकी बेटी भी है उससे भी बात कीजिए, और दोनों बेटों से भी बात करने की रिक्वेस्ट कीजिए। लेकिन खान साहब जो है वो सिर्फ बेटों से बात करने के लिए रिक्वेस्ट उन्होंने दे रखी है, और सुनने में ये आया कि शायद अदालत उस बात की परमिशन भी दे दे खान साहब को। हम आगे बढ़े, और ये आपको नजर आ रहे हैं जी अलीम खान साहब। अलीम खान साहब भी जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी में पहले थे, और इवन उनका ATM कहलाया करते थे अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन खान साहब और ये सब लोग। और अब उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान बना ली है। जी हाँ जी हाँ, उन्हीं लोगों ने बना के दी है जिन्होंने पहले सबको दी थी ना, इमरान खान को और दूसरों को, TDP वगैरह, वो आप लोग जानते हैं, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो अब उनका कहना ये तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अवाम की खिदमत करेंगे, आने वाले दिनों में मजीद शख्सियात की शमूलियत का सरप्राइज देंगे। ये कहना है अलीम खान साहब का कि कई दूसरी पार्टी के जो इस वक्त मेंबर्स हैं वो भी इनकी पार्टी में आगे शामिल होने वाले हैं, जिसका वो सरप्राइज देंगे। सरप्राइज ही दिएगा, शौक ना दे दिएगा। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये एक नई पार्टी बनी है, और कहाँ तक चलेगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बनाई उन्हीं लोगों ने जिन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी, इसलिए उसमें तकरीबन आपको वही चेहरे नजर आएंगे जो तहरीक इंसाफ में थे, यानी जो तहरीक इंसाफ में थे। जो तहरीक इंसाफ से निकलता है वो जाके जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी में शामिल हो जाता है। और ये और बात है कि वो उस वक्त जब इमरान खान साहब आ रहे थे 2018 में, तो यही लोग थे जो लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे, और लाकर इमरान खान की पार्टी में शामिल करवाते थे। खैर ये तो मैंने आपको बताई अलीम खान साहब की बात। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेके तुलू होगा। खैर ये तो जरदारी साहब का स्टेटमेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया, और यकीनन उनको इसी बात का यकीन है कि उनके बेटे ने ही आना है, उसके अलावा कोई दूसरा जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं आ रहा। खैर हर बाप की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन बात सारी ये कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शंस करवाते हैं, जितवाते हैं, हरवाते हैं, गवर्नमेंट लाते हैं, गिराते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, हटाते हैं, भगाते हैं, मारते हैं, और सॉरी जो भी करते हैं, क्या उन लोगों से बात हो गई है आपकी? क्या उन्होंने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है? अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो बस फिर बल्ले बल्ले, इंतजार फरमाइए। खैर हो सकता है उससे अगले इलेक्शन में जो है वो बिलावल साहब का नंबर आ जाए, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त भी काफी जोश और खरोश में है, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी पार्टी भी। यहाँ से हम चलते हैं, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज मुझे बताइएगा ये लाइट्स काफी है या मैंने और लगानी है? और तैयारी पूरी है जी, बिल्कुल हम 12 को जो है शो करेंगे और दिवाली भी मनाएंगे। और आप लोगों को सब को एडवांस में दिवाली मुबारक है। दिवाली के दिन भी दिवाली मुबारक कर देंगे, लेकिन आज भी एडवांस में दिवाली मुबारक। और
अपनी तैयारियां जो है वो अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे या जो है इनबॉक्स भी भेज सकते हैं और ट्विटर पे भी लगा सकते हैं, ताकि मैं भी कुछ आइडिया ले लूं कि इस बार चिराग को मैंने या दिए जो है उनको मैंने कैसे डेकोरेट करना है। लास्ट टाइम तो खैर पेंट कर लिया था, इस बार मैं सोची थी कुछ नया होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर किएगा। थैंक यू, आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।